गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बीए पार्ट सेकंड का सेकंड पेपर सामाजिक मानव शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत उसकी सेकंड यूनिट पढ़ा रहे हैं। इसके अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे नातेदारी व्यवस्था का। नातेदारी व्यवस्था के सर्वप्रथम हम अर्थ बताएंगे। सामाजिक मानव जो है समाज में अकेला नहीं होता। जन्म से लेकर मृत्यु तक वह अनेक व्यक्तियों से घिरा हुआ होता है, परंतु इनमें से सबसे महत्वपूर्ण संबंध जो है उन व्यक्तियों के साथ होता है जो विवाह संबंध और रक्त संबंध के आधार पर होते हैं। इनमें से कुछ संबंधी निकट के और कुछ दूर के होते हैं। कुछ संबंधी घनिष्ठ और कुछ अघनिष्ठ होते हैं। कुछ मधुर और कठोर हर प्रकार के संबंधियों का समावेश समाज में होता है, परंतु सभी संबंध जो है सामाजिक अंतःक्रिया का ही परिणाम होते हैं। इस प्रकार सामाजिक अंतःक्रिया के फलस्वरूप जो विशिष्ट तथा समाज द्वारा मान्यता प्राप्त सुव्यवस्थित संबंध श्रृंखला एक सामाजिक प्राणी को अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त करती है, उसे ही नातेदारी व्यवस्था कहते हैं। मानव शास्त्रीय शब्दकोश में नातेदारी व्यवस्था को इस प्रकार से परिभाषित किया है कि नातेदारी व्यवस्था में समाज द्वारा मान्यता प्राप्त वे संबंध आ सकते हैं जो अनुमानित और रक्त संबंधों पर आधारित हों। इस प्रकार नातेदारी व्यवस्था के भेद बताए गए हैं, जो मोटे तौर पर दो श्रेणियों में बांटे हैं। नाते रिश्तेदारों में प्रथम है विवाह संबंधी नातेदारी और दूसरी है रक्त संबंधी नातेदारी। तो विवाह संबंधी नातेदारी है, उसके अंतर्गत केवल विवाह संबंध या संबद्ध पति पत्नी ही आते हैं। इन दोनों परिवारों के अन्य संबंधी भी आ जाते हैं। इनमें जब एक व्यक्ति विवाह करता है तो उसे स्वभावतः ये पता चल जाता है कि उसका विवाह नामक संस्था ने इसके अंतर्गत न केवल दो स्त्री पुरुष के बीच संबंध स्थापित किया जाता है, बल्कि इन दोनों से संबंधित अन्य व्यक्ति भी एक दूसरे से संबंधित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे विवाह के बाद एक पुरुष केवल एक पति ही नहीं बनता, बल्कि बहनोई, दामाद, जीजा, फूफा, नंदोई, मौसा, साड़ू आदि भी बन जाता है। इसी प्रकार एक स्त्री जो है विवाह के बाद पत्नी बनने के अलावा पुत्रवधू, भाभी, देवरानी, जेठानी, चाची, मामी आदि बन जाती है या बन सकती है। इनमें से प्रत्येक संबंध के आधार पर दो व्यक्ति हैं, जैसे बहनोई, सास दामाद, साली जीजा, देवर भाभी, पति पत्नी, सास बहू आदि। इस प्रकार जो है विवाह द्वारा संबद्ध समस्त संबंधियों या नातेदारी को विवाह संबंधी कहते हैं। दूसरा है रक्त संबंधी नातेदारी। इसके अंतर्गत वे लोग आते हैं जो समान रक्त के आधार पर एक दूसरे से संबंधित होते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे माता पिता और उनके बच्चों के बीच, या दो भाइयों के बीच, या दो भाई बहन के बीच का संबंध रक्तीय आधार पर आधारित होता है। इस प्रकार जो संबंधी हैं वो 8 प्रकार के माने गए हैं। अब हम बात करेंगे नातेदारी की श्रेणियों की। नातेदारी की जो है 3 प्रकार की श्रेणियाँ बताई गई हैं: प्राथमिक संबंधी, द्वितीयक संबंधी और तृतीयक संबंधी। जैसे कुछ लोग के साथ वैवाहिक या रक्त संबंधी आधारों पर जो नातेदारी प्रत्यक्ष, घनिष्ठ और निकट की होती है, उसे प्राथमिक संबंधी कहते हैं। जैसे पति पत्नी, पिता पुत्र, भाई बहन आदि, इनकी जो है यही प्राथमिक संबंधी कहलाते हैं। डॉक्टर दुबे हैं, वो कहते हैं कि प्राथमिक संबंधियों के अंतर्गत पति पत्नी, पिता पुत्र, माता पुत्री, पिता पुत्री, माता पुत्र, छोटे बड़े भाई, छोटी बड़ी बहन और भ्राता बहन, ये 8 प्रकार के संबंध जो हैं इसके अंतर्गत गुथे हुए आते हैं। इसके विपरीत द्वितीयक संबंधी जो हैं वो उसके संबंधीगण होते हैं, जो प्राथमिक संबंधियों के प्राथमिक संबंधी होते हैं, अर्थात द्वितीयक संबंधी कहलाते हैं। प्राथमिक संबंधियों द्वारा संबंधित होते हैं ये। इसके अंतर्गत उदाहरण आप समझ सकते हैं, जैसे बहन के साथ मेरा प्रत्यक्ष संबंध है, अर्थात बहन प्राथमिक संबंधी के अंतर्गत है। इस बहन का अपने पति के साथ भी प्रत्यक्ष संबंध है, जो हम प्राथमिक संबंधी कह सकते हैं। पर बहन के उस पति के साथ मेरा प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, उसके साथ मेरा बहनोई का संबंध बहन के द्वारा है। इस प्रकार बहन का पति मेरे प्राथमिक संबंधी का प्राथमिक संबंधी है। इसी प्रकार पत्नी का भाई भी द्वितीयक संबंधी होता है। अब इस प्रकार हम अध्ययन करेंगे तृतीयक संबंधी का। तृतीयक संबंधी में वे संबंधीगण होते हैं जो हमारे द्वितीयक संबंधी के प्राथमिक संबंधी होते हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति की सलहज तृतीयक संबंधी हुई क्योंकि एक व्यक्ति की पत्नी का भाई या साला उस व्यक्ति का द्वितीयक संबंधी हुआ, और इस द्वितीयक संबंधी या साले की पत्नी उसकी साले की यानी प्राथमिक संबंधी हुई।
इस प्रकार एक व्यक्ति के साले की पत्नी को उस व्यक्ति के द्वितीयक संबंधी के प्राथमिक संबंधी होने के नाते तृतीयक संबंधी भी कहा जाएगा। इस प्रकार मुर्डॉक ने जो प्राथमिक श्रेणी है उसके अंतर्गत जो है प्राथमिक संबंधी उसको 8 प्रकार का बताया है, और द्वितीयक जो संबंधी हैं उनको 33 और तृतीयक को 151 प्रकार के संबंधी बताए हैं। अब इसके बाद हम अध्ययन करेंगे नातेदारी के रीतियों का, जिनमें प्रथम है परिहार। इसका तात्पर्य है कि कि कुछ ऐसे रिश्ते जो दो व्यक्तियों के बीच एक निश्चित संबंध को स्थापित करते हैं, पर साथ ही इस बात का भी निर्देश देते हैं कि वे एक दूसरे से दूर रहें और पारस्परिक अंतःक्रिया में यथासंभव प्रत्यक्ष या आमने सामने रहते हुए भी सक्रिय भाग न लें। इस प्रकार के संबंध में पुत्र वधू तथा सास ससुर का संबंध बहुत ही सामान्य है। इसी प्रकार दामाद और सास का पारस्परिक संबंध भी कुछ परिवारों में परिवार के अंतर्गत आता है। कुछ उदाहरणों में हम ये इस प्रकार हम देख सकते हैं। यूकागिर जनजाति में यह नियम है कि एक वधू कभी भी अपने ससुर या जेठ के चेहरे को न देखे, ना ही दामाद अपने सास या ससुर के चेहरे को देखना चाहिए। ऐसे ही औष्टियाक जो है तब तक नहीं आते तब तक उनके बच्चे पैदा नहीं हो जाएं। अगर कभी भी अचानक वे एक दूसरे के सामने आ जाते हैं तो तुरंत ही वो अपना चेहरा घूंघट से ढक लेते हैं। वधू को जीवन भर ससुर के सामने घूंघट निकालना पड़ता है। इस प्रकार हिंदू समाज में भी इस प्रकार के नियम पाए गए हैं। अब इसके बाद हम अध्ययन करेंगे परिहास संबंध का, जो नातेदारी की दूसरी रीति है। नातेदारी की रीतियों में परिहार संबंध परिहार का बिल्कुल विपरीत है। जहाँ परिहार दो संबंधियों को एक दूसरे से दूर ले जाता है, वहीं परिहास संबंध दो व्यक्तियों को एक दूसरे के निकट लाता है। निश्चित अर्थ में यह दो व्यक्तियों को मधुर संपर्क और या संबंध सूत्र में बांधता है और दोनों को एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करने का अधिकार भी देता है। श्री रेडक्लिफ ब्राउन है वो कहते हैं कि परिहास संबंध दो व्यक्तियों का वह संबंध है जिसमें प्रथा द्वारा एक पक्ष को यह छूट रहती है कि कभी भी उससे मांग कर सकते हैं कि वह दूसरे पक्ष को तंग करे, छेड़े या उससे हंसी मजाक करे और दूसरा पक्ष भी इसका कुछ बुरा ना माने। जबकि परिहार में यौन संबंधी विषयों से बचने का भरसक प्रयास किया जाता है, पर परिहास संबंधों में यौन संबंध हंसी मजाक की उतनी ही छूट रहती है। देवर भाभी, जीजा साली, साले बहनों या आदि का संबंध भी केवल आदिम समाजों में ही नहीं बल्कि हमारे अपने समाज में भी परिहास संबंध के उत्तम उदाहरण देखने को मिलते हैं। वे एक दूसरे को छेड़ते हैं, एक दूसरे की सामान्य त्रुटि इन पर खिल्ली उड़ाते हैं, सबके सामने एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं और यौन संबंधी हंसी मजाक में सम्मिलित होते हैं। इन संबंधियों में हंसी मजाक की मात्रा तथा क्षेत्र त्योहारों के दिनों में बहुत बढ़ जाती है। होली का त्यौहार इस विषय में उल्लेखनीय है। अब तीसरी विधि है माध्यमिक संबोधन। इसका तात्पर्य है कि पति पत्नी एक दूसरे को किसी के नाम से संबोधित नहीं करते, क्योंकि इस रीति के अनुसार एक संबंधी को संबोधन करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को माध्यम बनाया जाता है, क्योंकि उस संबंधी को उसके नाम से नहीं पुकारा जाता, वहाँ मना होता है। उदाहरण के लिए भारत के प्राय सभी ग्रामीण समाजों में या समुदायों में पति का नाम लेना पत्नी के लिए मना है। इस कारण पत्नी पति को संबोधित करने के लिए अपने किसी लड़के या लड़की को माध्यम बना लेती है, उसी के माध्यम से पति को पुकारती है। जैसे यदि लड़के का नाम राजू है तो वह स्त्री अपने पति को राजू के पिता कहकर संबोधित करेगी। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे मातुले, जो नातेदारी की चौथी रीति है। इसका तात्पर्य है मातुलेय शब्द उस प्रथा की ओर निर्देश करता है कि मामा भांजे या भांजी के पारस्परिक संबंधों को एक विशिष्ट ढंग से नियमित करता है। इनका प्रचलन मात्र सत्तात्मक परिवारों में होता है, जहाँ माता के भाई का पारिवारिक मामलों में अत्यधिक महत्व और नियंत्रण होता है। उत्तरी पश्चिमी अमेरिका की हैडा जनजाति में यह प्रथा 10 वर्ष की आयु में पुत्र पिता का घर छोड़कर अपने मामा के यहाँ रहने के लिए चला जाता है। वहीं रहकर अपने मामा के परिवार और समाज की बातों को सीखता है, मामा की सेवा करता है और बड़ा होने पर मामा की संपत्ति की देखरेख करता है। मामा भी उसके समस्त भार को सहर्ष अपने ऊपर ले लेता है। मामा के गोत्र, जादू और धर्म संपत्ति पर भांजे का ही अधिकार होता है।
ट्रोबियान्ट जनजातियों में भी ठीक इसी प्रकार का होता है। होपी और जूनी जनजातियों में भी पुत्र तक अपने पिता के घर में रहता है जब तक उसका विवाह नहीं हो जाता। इस आयु में वह अपने मामा के घर चला जाता है विवाह होने के समय में, और मामा उसका विवाह संस्कार करवाकर उसे अपने परिवार के सदस्य के रूप में स्वीकार कर लेता है। इसके बाद है पांचवी रीति नातेदारी की, जो है पितृश्रूय। इसका तात्पर्य है कि जिस प्रकार माता के भाई का विशेष अधिकार तथा स्थिति होती है, उसी प्रकार पितृश्रूय प्रथा में पिता की बहन, बुआ या पितृस्वसा का अधिकार महत्व अधिक होता है। डॉक्टर रिवर्स कहते हैं कि अनेक जनजातियों को में जिनमें इस प्रकार की प्रथा पाई जाती है। बैक्स प्रायद्वीप में एक व्यक्ति अपनी बुआ का अपनी माता से कहीं अधिक सम्मान होता है। इसी प्रकार चैपल और कून कहते हैं कि पितृश्रूय प्रथा के प्रचलन के कारण उन संबंधियों में पारस्परिक सामाजिक अंतःक्रिया को बनाए रखा जाता है जिनमें विवाह के बाद उस अंतःक्रिया के समान होने की संभावना रहती है। इसके बाद आती है नातेदारी की छठवीं और अंतिम रीति, सहप्रसविता या सहकष्टी। इसका तात्पर्य है कि यह प्रथा अति निराली है। इसका तात्पर्य है कि इस प्रथा का संबंध प्रसव काल से है। इसके अनुसार पति के लिए भी यह आवश्यक हो जाता है कि जब भी कभी उसकी पत्नी को बच्चा होने वाला है तो वह भी उन सब कष्टों का अनुभव करे तथा बहुत कुछ वैसा ही व्यवहार करे, दिन गुजारे जैसा प्रसवा कर रही है। ऐसी स्थिति में पति को भी उस प्रकार का भोजन करना पड़ता है और जैसा प्रसवा करती है। उसे भी उसी कमरे में बंद रखा जाता है जिसमें बच्चा प्रसव होने के बाद कुछ दिनों तक रहती है। कुछ जनजातियों में तो ये नियम है कि बच्चा जो है प्रसव होने के समय जो दर्द प्रसव का होता है जिसके कारण वह रोती चिल्लाती है, उसी प्रकार पति को भी उन कष्टों का अनुभव करना, रोना, चीखना, चिल्लाना पड़ता है। इतना ही नहीं, प्रसवा जिन जिन नियमों का पालन करती है ना, उसी का वो उन नियमों का पालन करना पड़ता है। इसलिए खासी जनजाति में पति अपनी पत्नी की भांति बच्चा पैदा न होने तक कोई नदी भी पार नहीं कर सकता और कपड़े भी नहीं धोता है। इस प्रकार टोडा समाज में इस प्रथा को धनुष बाण भेंट देकर पूरा किया जाता है। जिस प्रकार टोडा जनजाति धनुष बाण भेंट करके पितृत्व का अधिकार प्राप्त करती है, उसी प्रकार दूसरे समाजों में भी सहप्रसविता पितृत्व को प्रदर्शित करने का एक सामाजिक प्रथा है। इस प्रकार जो है नातेदारी व्यवस्था का प्रकार, इसकी श्रेणियाँ और रीतियाँ का अध्ययन कर चुके हैं। फिर भी किसी बच्चे को समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हैं।